प्यारे बच्चों, आपका आपके हाई स्कूल रैंकर्स यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हाई स्कूल का ये चैप्टर नंबर 1। इससे पूर्व में आप इसके बेसिक्स के 2 वीडियोस देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपने इन वीडियोस को देखा, आपके अपने फीडबैक दिए। तो अब आपको ये रिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर आप इसको देखेंगे। इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले लेक्चर में हम परिवर्तन और उनके प्रकारों को देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरणों को देखेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि बताएंगे और बताएंगे इसमें रासायनिक समीकरण के तथ्य और रासायनिक समीकरण की क्या क्या लिमिट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। दूसरे लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और तीसरे में संक्षारण और विकृतिबंधता। इससे पूर्व में आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे 2 पार्ट आए थे, बेसिक्स बताए थे हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। और इनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर को देखने से पूर्व ये 2 जो वीडियोस हैं इनको आप अवश्य देखिए, क्योंकि अगर आप इनको नहीं देखेंगे तो फिर आपकी समझ में थोड़ा सा कम आएगा। तो पहले इनको देख लीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को आप देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं ईश्वर का नाम लेके। और रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1। तो प्रत्येक पदार्थ में कोई न कोई बदलाव होते रहते हैं। आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, चाहे मनुष्य का शरीर है या लोहा है या कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है हमेशा। तो प्रत्येक पदार्थ में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। और अब परिवर्तन किसे कहते हैं? जब परिवर्तन होता रहता है तो परिवर्तन होता क्या है? किसी एक पदार्थ या वस्तु के वर्तमान स्वरूप में जो परिवर्तन होता है, या ये कहें कि जो उसका वर्तमान स्वरूप है वो अगर बदल जाता है तो उसी को परिवर्तन कहते हैं। जो वर्तमान स्वरूप, जैसे आप अभी इस उम्र में हैं लेकिन 10 साल बाद आपके स्वरूप में बदलाव आ जाएगा, तो वही परिवर्तन होगा। कोई भी चीज़ देख लीजिए, अगर समय के साथ उसके स्वरूप में बदलाव आता है और इसी बदलाव को कहते हैं परिवर्तन। ठीक है। परिवर्तन स्थायी और अस्थायी हो सकते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी, या उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय हो सकते हैं। ये 2 प्रकार के अलग अलग हैं। तो स्थायी का मतलब कि एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो वो दोबारा अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएगा। कोई पदार्थ है, जैसे हम दूध को एक बार दही बना दें तो दही दोबारा से फिर दूध की स्थिति में नहीं आएगा। तो दूध से दही बन जाना स्थायी परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन का मतलब है कि एक बार अगर परिवर्तन हो गया तो उसे किसी अन्य विधियों के द्वारा दोबारा से अगर पूर्व वाली स्थिति में लाया जाए और वो आ जाए तो उसे कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। जैसे बर्फ है, ठोस अवस्था में है, अगर हम इसको गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आ जाती है, लेकिन इसको दोबारा से हम चाहें तो दोबारा से भी इसको बर्फ में बदला जा सकता है। तो ये अस्थायी परिवर्तन है। लेकिन अस्थायी परिवर्तन का मतलब कुछ समय के लिए परिवर्तन हुआ है, उसके बाद में ये दोबारा से स्थिति प्राप्त हो सकती है। इसी तरीके से उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है, एक बार अगर कोई चीज़ है, जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं आपको। जैसे देखिए, जैसे जल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2, और इससे बन जाएगा
जल H2O। अगर हम इस जल का, इससे तो ये बन गया, और इससे दोबारा से अगर हम इसका विद्युत अपघटन करें, क्या करें, विद्युत अपघटन, तो ये दोबारा से फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदला जा सकता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बन सकता है और जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन सकती है। इसे कहते हैं उत्क्रमणीय, क्या कहते हैं, इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में और दोबारा से उसी पुनः पहली वाली अवस्था में ले आना ही क्या कहलाता है, रिवर्सिबल चेंज या उत्क्रमणीय परिवर्तन। और अगर इसको जब इस तरह से लगे हों तीर आधे आधे, एक इधर आधा इधर लगा है आधा इधर लगा है, तो इसका मतलब है कि ये ऐसे पदार्थ हैं कि ये जो अभिकारक हैं इनसे उत्पाद बन जाता है और इस उत्पाद से दोबारा से अभिकारक बनाए जा सकते हैं। इसे कहते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है। एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय का परिवर्तन का मतलब होता है, जैसे कार्बन है, कार्बन को आपने जलाया, ऑक्सीजन से क्रिया हुई, ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार अगर आपने कार्बन को जला दिया, जैसे कोई कोयला है या लकड़ी है, एक बार जला दी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई और आपको ऊष्मा मिल गई। लेकिन दोबारा से अगर आप चाहें कि इसको हम किसी अन्य विधि के द्वारा दोबारा से हम उस स्थिति में ले आएं, कार्बन दोबारा से बन जाए, ये संभव नहीं है। तो इस क्रिया को कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। समझ में आ गया। तो ये परिवर्तन आपने देख लिए, ये स्थायी परिवर्तन है, ये अस्थायी परिवर्तन है, ये उत्क्रमणीय है और ये अनुत्क्रमणीय है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे आप यहां से देखेंगे, बर्फ का पिघलना, अंडे से आमलेट बनाना, पानी का जमना, चॉकलेट का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, केक जो बनाया जा रहा है, केक का बनना, कागज का जलना, आइसक्रीम का पिघलना और पानी में नमक का मिलना। अब ये बताइए कि ये किस तरह के परिवर्तन हैं, स्थायी हैं, अस्थायी हैं, उत्क्रमणीय हैं, अनुत्क्रमणीय हैं। ठीक है। स्थायी परिवर्तन ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी होता है, ये दोनों लगभग एक हैं। स्थायी, अस्थायी और उत्क्रमणीय ये लगभग एक हैं। तो अब ये बताइए कि इसके नीचे अब क्या लिखा जाएगा, बर्फ का पिघलना कैसा है, स्थायी या अस्थायी। तो जाहिर सी बात है आपको यही कहेंगे कि ये है अस्थायी। कैसा है, अस्थायी। ठीक है। अच्छा, अंडे से आमलेट बनाना, अगर आपने अंडे से आमलेट बना दी तो ये कैसा होगा, अस्थायी। अस्थायी, सॉरी, अस्थायी नहीं, स्थायी। क्योंकि अंडे से एक बार आमलेट बन गई तो आप दोबारा से उसको अंडा नहीं बना सकते। बना लोगे, नहीं बना पाओगे, तो इसलिए ये होगा स्थायी। ठीक है। पानी का जमना, पानी एक बार जम गया दोबारा से फिर गर्म कर दीजिए तो ये कैसा हो जाएगा, अस्थायी। चॉकलेट का पिघलना, दोबारा से चॉकलेट बन जाएगी, कौन सा पिघल ही तो गई है, तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायी। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती देखिए अगर मोम पिघल गया है तो दोबारा से मोम को उस स्वरूप में लाया जा सकता है। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई, इसकी जो बाती है, बत्ती अगर जल जाएगी तो वो तो दोबारा से आएगी नहीं। तो मोमबत्ती का जलना, दोनों ही परिवर्तन होते हैं। अगर ये पिघल रही है, मोम पिघल रहा है, तब तो होगा अस्थायी परिवर्तन। लेकिन अगर मोमबत्ती जल रही है तो हो जाएगा ये स्थायी। तो ये दोनों ही होते हैं, अस्थायी भी होता है और स्थायी भी होता है। अगर मोम को पिघलने की बात कहें तब तो होगा अस्थायी, और अगर ये कह रहे हैं मोमबत्ती का जलना तो ये हो जाएगा स्थायी।
ठीक है, ध्यान रखना। केक बनाना, एक बार केक बना दिया तो दोबारा से आप उन चीज़ों को नहीं बना सकते, वो चीज़ें नहीं ला सकते जिससे मैदा से बन रहा है या किसी अन्य चीज़ से बन रहा है। तो केक अगर एक बार बन जाता है तो दोबारा से उसे अपने फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो ये परिवर्तन है स्थायी। कागज का जलना, आप एक बार जला देंगे दोबारा से आप उसमें नहीं ला पाएंगे, स्थायी। आइसक्रीम का पिघलना, ये तो अस्थायी है, दोबारा से आप इसको जमा सकते हैं। पानी में नमक का मिलना, इसको आप पानी में नमक मिल गया है लेकिन गर्म करके आप उस पानी को अलग कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी है अस्थायी। तो आप परिवर्तनों को समझ गए कि ये परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, तो कुछ तो स्थायी परिवर्तन होते हैं, कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं। कुछ होते उत्क्रमणीय मतलब, और कुछ होते अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाना। ठीक है, और अनुत्क्रमणीय का मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो पहले थी उसमें नहीं आना ही अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक परिवर्तन जो कि अस्थायी होता है, रासायनिक परिवर्तन ये होता है स्थायी। हालांकि रासायनिक परिवर्तन में भी कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं कि उनको दोबारा से उसी फॉर्म में लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में क्या देखते हैं हम, भौतिक अवस्था यानी आकार, विद्युत चालकता, घनत्व, इसमें परिवर्तन होता है। आकार में जैसे ठोस से द्रव में बदल जाना, द्रव से गैस में बदल जाना, ठीक है, और गैस से पुनः द्रव में बदल जाना, ये कहलाता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, इसमें रासायनिक संगठन नहीं बदलता, अर्थात जैसे ये है जल, जैसे जल है तो ये रासायनिक संगठन का मतलब है कि ये जल है, जल को हम चाहे तो वाष्प बना लें तो भी उसका जो संगठन है H2O ही रहेगा, चाहे हम इसको बर्फ के फॉर्म में रहने दें तो भी उसका रासायनिक संगठन उसका वही रहेगा H2O, और चाहे वो द्रव अवस्था में आ जाए, बर्फ पिघल जाए तो भी H2O ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है भौतिक परिवर्तन में, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। मैंने बताया था अभी आपको कि उसकी अवस्था तो परिवर्तित हो सकती है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, चाहे वो स्वरूप कौन सा भी हो, स्वरूप चाहे वो ठोस अवस्था में है, चाहे वो द्रव अवस्था में है, चाहे वो गैस अवस्था में है, वो हर हालत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मिले हुए रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें इसके द्रव्यमान में और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इसका वेट जो है वो भी लगभग बराबर ही रहता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मैंने बताया कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे। ठीक है, जैसे बालों का कटना, बालों को काट देंगे तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। अंडे का टूटना, अंडा टूट जरूर गया है, उसे दोबारा उस फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है अंडा दोबारा से, लेकिन ये है कि उसमें जो जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं इसके अंदर या बाहर की, वो कोई बदली नहीं है, उसमें टूट गया है वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसमें जो जो संरचना थी वो अभी भी विद्यमान है। ठीक है, ऐसे टमाटर को काट दो, उसकी शेप बदल दी है आपने, लेकिन टमाटर का स्वाद वही रहेगा। तो कहने का मतलब है ये है भौतिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तनों की बात करते हैं। रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, इसमें संगठन बदल जाता है। एक अगर पदार्थ होता है तो दूसरा नया बनता है ना, तो उसके रासायनिक संगठन में बदलाव आ जाता है और उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थ भी बनते हैं। ठीक है, नया पदार्थ बनता है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और ये बन जाएगा जल। तो ये जो जल के गुण हैं वो हाइड्रोजन के गुण से और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग रहेंगे। ये दोनों गैस होती हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, हालांकि इसको गर्म कर देते हैं तो ये भी गैस के रूप में अर्थात जल वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन इसके जो जल के गुण हैं न तो हाइड्रोजन जैसे होंगे और ना ही ऑक्सीजन से होंगे।
तो कहने का मतलब है कि जो भी पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन में वो बिल्कुल नए होते हैं, उनके गुण अपने अभिकारकों से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, समझ में आया? रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें कोई नए पदार्थ बनते हैं, एक से अधिक पदार्थ बनते हैं, उनके रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे भोजन का पचना, आप भोजन कर लेते हैं तो उसमें जो पाचन के बाद में वो पहले के स्वरूप में नहीं आ सकता। जैसे हमने आप चपाती खाई या और कोई भी चीज़ खाई तो वो अगर पच जाती है तो वो पुराने स्वरूप में दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि उसके बाद में क्या हो गया है, नया पदार्थ बन गया है। ठीक है, इसी तरीके से कोयले का जलना, अगर कोयला जल जाता है तो वो भी अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ पाता है। ठीक है, ऐसे ही दूध से दही का बनना, दूध है, दूध के अलग गुण हैं, और अगर वो दूध से अगर हमने उसे गर्म कर लिया, थोड़ा सा जामुन लगा के रख दिया, फिर वो बन गया दही, और दही बन गया तो दूध में से दही बन गया, लेकिन दही दोबारा से दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता, और दूध के गुण और दही के गुण बिल्कुल अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये है रासायनिक परिवर्तन। आशा है कि तुम्हारी समझ में आया होगा। अब बात आती है जिसकी हमें शुरुआत करनी थी, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक परिवर्तन जो बताया है वही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो अभी बताए थे कि जो परिवर्तन होते हैं रासायनिक, उन्हीं को क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया में जैसे इसमें होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया कब हुई है या कब नहीं हुई है हमें कैसे पता चलेगा? अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है किसी में, कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है और उसके संगठन में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनता है, एक बनता है या दो बनते हैं। ठीक है, तो ये अगर इसके संगठन में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये रासायनिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कह देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कह देते हैं। रासायनिक परिवर्तन जो हो गया उसी को अगर हम व्यक्त कर दें, ठीक है, तो वो ही कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया हमें कैसे पता चलेगी कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है? उसके लिए देखिए 4 चीजें हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए 4 चीजें हैं। अगर ये चीजें आपको दिखें तो ये समझ जाइएगा कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, निश्चित रूप से होगी। एक क्या हो, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी पहले कोई ठोस अवस्था है, ठीक है, और वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, तभी उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर उसका कलर चेंज हो जाए, किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने पर अगर उनके रंग में परिवर्तन आ जाता है या उसको गर्म करने पर उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है। गैस का निकलना, अगर कोई चीज़ आपने रख दी और उसमें से गैस निकलना प्रारंभ हो जाए तो आप समझ जाइए कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। नेक्स्ट है तापमान में परिवर्तन। अगर हमने कोई पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों को रखा है हमने किसी में और कुछ समय के लिए रखा है, तो अगर उसके तापमान में परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, यहाँ पे ये है, तो अगर हम यहाँ पे जैसे अंगूर रख दें, अंगूरों को हमने किसी उसमें रख दिया 2-3 दिन के लिए, इसमें से क्या होगा, उसमें से गैस निकलने लगेगी, गैस निकलने लगेगी, और इसमें से गैस अगर निकलने लगे, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके रंग में परिवर्तन आ जाए तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
समझ में आ गया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लिए 4 लक्षण हैं, ये होना आवश्यक है। ठीक है, इनमें से कोई एक हो रहा होगा तो हम ये कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में लोहे की किसी कील को डाला जाता है। कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये नीला होता है, इसका जलीय विलयन ले लें, जल में विलयन ले लिया, इसमें हमने एक लोहे की कील डाल दी और कुछ समय तक रहने देते हैं तो इस लोहे की कील का रंग बदल जाता है और कॉपर सल्फेट का भी रंग बदल जाता है। इन दोनों का ही रंग बदल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। समझ में आया? तो रासायनिक अभिक्रिया में किन में परिवर्तन आया है? एक तो कॉपर सल्फेट में आया है, CuSO4 में आया है, दूसरा किस में आया है? लोहे में आया है। तो इन दोनों ही ये जो पदार्थ हैं, तो इन पदार्थों को कहते हैं अब अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। जो अभिक्रिया करते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। समझ में आ गया? अब उसके बाद में अभिक्रिया के दौरान, यानी इन दोनों में अभिक्रिया हुई और इसका रंग बदल गया, नीला जो रंग था वो रंग थोड़ा सा उसमें कमी आ रही है, यानी भूरा सा हो जाता है, तो कह सकते हैं कि ये जो बन रहा है और या ये जो बना था, है ना, ये दोनों हो गए उत्पाद। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट, यानी क्या चीज़ जो बनती है उसे कहते हैं प्रोडक्ट। आपने देखा भी होगा कि उस फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं, है ना, उसका प्रोडक्ट ऐसा है, वो उसके यहाँ पे इतना प्रोडक्शन होता है। तो ये शब्द यही इसी से मिलके बना है। उत्पाद का मतलब होता है बनने वाले पदार्थ। तो बनने वाले पदार्थ होते हैं, तो इसमें क्या बना है? फेरस सल्फेट बना है, और क्या बना है? और बना है कॉपर। ठीक है, तो ये हो गए उत्पाद। और जो जिनमें परिवर्तन आया था, ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन आते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक। समझ में आ गया? ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन होता है, जिसमें चेंज होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं अभिकारक। और जो उसमें बनते हैं, ऐसे अभिकारक जो परिवर्तन के दौरान, परिवर्तन के पश्चात बनते हैं, उन्हें कहते हैं उत्पाद। समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, अब सबसे पहला जब ये जो बताया था आपको, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन आपको कैसे मिलेगा? ये सोडियम है, सोडियम का टुकड़ा, जो कि आपने पढ़ा होगा कि सोडियम को कभी भी हमें खुले में नहीं रखना चाहिए। सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? केरोसिन। केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसको। मिट्टी का तेल ही कहते हैं केरोसिन को। ये क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील है। ये ऐसी धातु है कि ये जो वायु है उसकी ऑक्सीजन से क्रिया के करके जलने लगती है अपने आप। तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में। अब अगर इस सोडियम को, ये सोडियम है, सूत्र आपने देखा ही होगा, सोडियम का Na होता है। जब इस सोडियम को जल में डाला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सोडियम का जलीय विलयन है, जिसको एक्वस कहते हैं, AQ, एक्वस। तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। तो इसकी जो अवस्था थी, जैसे ये ठोस थी, अब ये बन गया जलीय, सोडियम का जलीय विलयन। तो अब ये अवस्था बदल गई, है ना। तो ये कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है तब अवस्था बदली है। ठीक है, जब सोडियम था ये, अब ये एक्वस में चेंज हो गया। पहले ये सॉलिड था, ठोस था, ठीक है, ये ठोस था, अब बन गया जलीय द्रव। ये वाला बन गया है जलीय द्रव, जलीय सोडियम का जलीय विलयन। सोडियम का जलीय विलयन। तो ये जो अवस्था परिवर्तन हुई, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैंने बताया था कि एक अगर ये लक्षण ये है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, इसको लिखेंगे हम इस तरह से, ये सोडियम है और ये जल है। जब ये सोडियम और जल बनता है तो ये बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें से ये गैस निकलेगी। इसमें से ये जो निकल रही है वो गैस है, वो होगी हाइड्रोजन। क्या होगी?
हाइड्रोजन, यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो हाइड्रोजन। और ये है सोडियम, ये है जल, और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऊपर लिख दे रहा हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब देखिए कि ये सोडियम किस तरह से जल से क्रिया करके बनता है, देख लीजिए एक बार। देखिए ये सोडियम को किस तरह से अगर जल में डाला गया है, देखिए इसको सोडियम का ये टुकड़ा डाला गया है जल में, और किस तरह से देखिए उसमें आग लगी है, दिख रही है आपको, आग लग रही है, किस तरह से तेजी के साथ जल रहा है। सोडियम का टुकड़ा जल में जल रहा है बहुत तेजी के साथ। और देखिए ये जो गैस निकल रही है, जो इसमें आपने गैस देखी थी वो थी हाइड्रोजन। कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस थी। और उसके बाद में जो बना, ये बना एक्वस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपके रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन किस तरह से होता है। अगर अवस्था परिवर्तन हो जाता है तो आप समझ जाइए कि अभिक्रिया हो रही है। उसके बाद में आता है देखिए रंग परिवर्तन, कि ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसका सूत्र है Ki। पोटेशियम के की संयोजकता 1 और आई की संयोजकता 1, तो 1 लिखते नहीं है, इसके लिए इसका सूत्र हो गया Ki। लेड नाइट्रेट, लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। इसका 1 होता है माइनस और इसका होता है 2 प्लस के, तो बताया था इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में मिलाया जाता है तो लेड आयोडाइड बनता है Pb और I, ठीक है। Pb की 2 और I की 1, इसलिए PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम का K और नाइट्रेट का NO3, दोनों की 1 इसलिए किसी के ऊपर कोई, तो ये बन जाएगा Ki प्लस Pb, वो PbNO3 का होल ट्वाइस, और Ki मिलके बनता है PbI2 प्लस KNO3। जब इसको जिसको संतुलित कर दिया जाता है तो वो बन जाता है, संतुलित करना अभी आगे हम सीखेंगे। तो हमने कहा कि ये जब पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के उसमें विलयन में डाला जाता है तो ये पूरा का पूरा रंग कैसा हो जाता है? येलो कलर का हो जाता है, पीला हो जाता है। तो ये पीला क्यों हुआ? ये लेड आयोडाइड बन रहा है, जो ये PbI2 जो बन रहा है, इसके कारण इसका रंग होता है पीला, तो इसलिए ये जो पूरा कैसा हो जाता है? पीला पीला हो जाता है। तो अब चूंकि इसमें इसका रंग परिवर्तन हो गया, यहाँ पे रंग इन दोनों का किस तरह का था और ये येलो कलर का हो गया, तो इसलिए कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है इन दोनों में। समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया हमें कब दिखाई देगी? जब हमने पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को आपस में मिलाया। जब मिलाया तो इसका रंग परिवर्तन हो गया। जब रंग परिवर्तन हुआ तो हमने कह दिया कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है, क्योंकि बताया था आपको कि रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन हो अगर किन्हीं दो पदार्थों को मिलाया जाए और उसके उत्पाद में रंग में परिवर्तन आ जाए तो हम समझ जाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। देखिए किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होती है एक वीडियो के माध्यम से। देखिए इस तरह से एक पोटेशियम आयोडाइड को उसमें डाला जाता है, तो आप देख रहे हैं ये येलो कलर आ गया, तो रंग परिवर्तन हो गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा गुण देख चुके हैं आप। चलिए नेक्स्ट, तीसरा बताया था गैस का निकलना। अगर किसी में से गैस निकलने लगे तो आप समझ जाइएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें हमने ये है लेड नाइट्रेट, ये लेड नाइट्रेट है, ये एक बीकर है, इसमें ये टेम्परेचर नापने के लिए थर्मामीटर लगा है, यहाँ पे ये थर्मामीटर है, ये टेम्परेचर नापेगा। और जब हम इसको ये यहाँ पे इससे गर्म हो रहा है,
जब इसको गर्म किया जाता है लेड नाइट्रेट को, ये है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसमें से गैस निकलना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो बताया था आपको, जब गैस निकलने लगे तो इसका मतलब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए, तो यहाँ पे इसमें से क्या होता है कि इसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, लेड ऑक्साइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। यानी जब इसको गर्म किया जाता है लेड नाइट्रेट को, यहाँ पे लिख देंगे गर्म करने पर, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, PbO लेड ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और ये ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये तीन क्या बन रहे हैं, उत्पाद बन रहे हैं। तो चूंकि इसमें से गैस निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक वीडियो के माध्यम से देखिए। देखिए, एक परख नली में लेड नाइट्रेट लिया गया है और उसको एक गर्म किया जा रहा है। देखिए, आप उसको परख नली में ले आए लेड नाइट्रेट, इसको गर्म किया जा रहा है। गर्म करने के बाद देखिए, ये जो गैस निकल रही है, आप भूरे रंग की गैस निकल रही है, आप देख पा रहे होंगे भूरे रंग की, ये देखो गैस निकल रही है। तो ये गैस निकलने का मतलब है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये लक्षण बताया था मैंने आपको कि जब गैस निकलने लगे तो वो गैस कौन सी निकल रही थी, ये तो ये भी थी और ये ऑक्सीजन थी। ठीक है, तो इस तरह से अगर गैस का निष्कर्षण हो तो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अब तीन आपको बता दिए रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। अब चौथा लक्षण है कि यदि किसी की तापमान में परिवर्तन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आपने घर में, आप ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसको लिख दीजिए कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, कैल्शियम की सी की दो होती है, इसकी भी दो संयुक्ता होती है, इसलिए किसी पे लिखी नहीं जा रही। ये है जल, आपको पता है, सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ये जब क्रिया करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ, बुझा हुआ चूना। और ये काम आता है पुताई करने में, दीवारों पे पुताई करने में इसका यूज होता है। ये कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना, इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहेंगे, बिना बुझा चूना, या खाली चूना भी इसको कह सकते हैं। तो आपके घरों में जो जो त्योहारों पे दीवारों पे पुताई होती है तो वो चूना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम उसको पानी में डालते हैं, आपने देखा होगा कभी घर पे अगर पुताई हो तो ये जब चूने को, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो कुछ समय के बाद में क्या होता है, इस तरह से बन जाता है। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, और यहाँ इस तरह से ऐसे ये बूंद बूंद सी हो जाती हैं। तो ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, या जिसको चूने का पानी कहते हैं, इसी को फिर हम उसमें काम लाते हैं, काम में लाते हैं पुताई में। ठीक है, तो ये इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अब इसको देख लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा किस तरह से, ये देख पा रहे हैं कि आपके घरों में जो
कलई चूना आता है, उसको पानी में डाला जा रहा है, आपने भी देखा होगा घर पे। तो जब इस तरह से डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है, तो किस तरह से उसका रिएक्शन होता है देखिए। उसमें तेज़ी के साथ बुलबुले से उठ रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, बहुत तेज़ी के साथ बुलबुले निकलते हैं और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप इसमें हाथ दे देंगे तो हाथ जल जाएगा, इतना तेज़ी के साथ इसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये बनता है, प्लस इसमें बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। प्लस इसमें निकलती है ऊष्मा। ठीक है, तो इस तरह से इसको, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या जिसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसको दीवारों पे पेंट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक बार ये देख लीजिए, एक पेपर में आ जाता है सवाल, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ अभी इसको, ये आप इसको लिख लेना समझ के कि है क्या क्या बताया था सर ने, इसको लिख लेंगे। अब मैं इसके बाद में बताऊंगा। एक क्वेश्चन आता है पेपरों में, ये पेपर में आता है कि 2-3 दिन बाद, दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन के बाद में दीवारें क्यों चमकने लगती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमने CaO, हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, प्लस जल में उसको मिलाया, तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब इसमें ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस, जब ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, वायुमंडल से। कहाँ से, वायुमंडल से। वायुमंडल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कितनी पाई जाती है, आपको पता होगा, बताइए। 0.03%। कितनी, 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है CaCO3 प्लस बनता है जल। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट किसका सूत्र है, संगमरमर का, संगमरमर, या इसको मार्बल कहते हैं अंग्रेजी में, मार्बल। ठीक है, तो मार्बल तो आपने देखा होगा चिकनी होती है, चमकीली होती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक दिन में नहीं करता, क्योंकि एक दिन में कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले तो वायुमंडल में होती बहुत कम है, और धीरे 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 ये इससे क्रिया लगातार आके ये हवा इस दीवारों पे टकराती रहती है, पुताई कर दी है दीवारों पे, और दीवारों पे पुताई करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बार बार लगातार आके टकराती रहती है, जिससे क्या होता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट बनता रहता है और जल बन जाता है। जल क्या होता है, जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट रह जाता है, जिसके कारण दीवारें चमकने लगती हैं। आशा है कि आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी पेपर में आएगा कि दीवारों पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो नहीं कहेंगे वो, कि चूने से जब दीवारों को की पुताई की जाती है, तो कुछ समय के बाद दीवारें क्यों चमकने लगती हैं, तो आप बताएंगे कि कैल्शियम जब जल में डाला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, वायुमंडल से, वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है, जिसके कारण दीवारें चमकने लगती हैं। समझ में आ गया, लिख दोगे ये, बहुत ईजी है। चलिए, अब बात आती है रासायनिक अभिक्रिया बताई क्या होती हैं, और उसके लक्षण बताए कि कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप ये पहचान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। रासायनिक अभिक्रियाएं अब होती क्यों हैं, क्या कारण है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है नाभिकीय अभिक्रियाएं, एक होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है,
और एक उसमें नाभिक होता है, उसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नाभिक बनता है। उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी वाली में 8, इस तरह से 2n² से। तो जब देखिए, अब इसमें अपक्रियाओं में समझिए कि होता क्या है कि जब किसी तत्व का ये नाभिक जो आप देख रहे हैं नीचे नाभिक, जब किसी तत्व का नाभिक टूट जाए तो नाभिक बीच वाला मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए कि इसके अंदर जो होता है वो नाभिक होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे होते हैं चारों ओर। तो जब किसी कारण से ये नाभिक टूट जाए तो इसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं इसको? नाभिकीय विखंडन। जब किसी तत्व का नाभिक टूट जाए, 2 भागों में टूट जाए, 3 भागों में टूट जाए, उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। या ऐसा हो सकता है कि कोई 2 छोटे छोटे नाभिक मिलके, किन्हीं 2 तत्वों के नाभिक अगर आपस में मिलके और वो दोनों एक बड़ा नाभिक बना लें, 2 छोटे नाभिक मिलके 2 या 3 अगर बड़ा नाभिक बना लेते हैं तो उसे कहते हैं संलयन। संलयन का मतलब होता है जोड़ना, विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूट जाए तो अब तो उसे कहते हैं विखंडन, नाभिकीय विखंडन। और जब छोटे छोटे 2 नाभिक या 2 या 3 नाभिक अगर मिलके अगर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं तो उसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो एक तो रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है नाभिकों के टूटने पर, तो उसको तो कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। समझ में आ गया? दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जो किसी भी तत्व की अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे इसकी पहली वाली कक्षा में तो 2 थे और दूसरी वाली इसकी कक्षा में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये चाहेगा कि इसकी लास्ट वाली कक्षा भर जाए या यहाँ से ये 2 हैं ये भी निकल जाएं। तो या तो इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग देगा या ये कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का किसी के पास में अंतिम कक्षा में पूरा करने के लिए। ये तो किसी को दे ही देगा, है ना? तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, त्याग देगा, तो इस पे क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। तो ऐसे ही धनायन और ऋणायन से मिलके बनते हैं, तो वो कौन सी होगी? उसे कहते हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे बताया था आपको, क्या नाम है, नमक का बनना है, MgCl2 का बनना। ठीक है, तो दूसरी तरीके की ये होती है कि ये क्या कर सकते हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बना सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में, तो वो होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जिसमें नाभिक से मिलके बनी होती हैं वो नाभिकीय अभिक्रियाएं, और जिसके इलेक्ट्रॉनों से मिलके बनती हैं या साझे से या देकर या लेकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग कर या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आशा है कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा। परमाणु अथवा परमाणु समूह की पुनः व्यवस्था होकर एक नए अणु बनते हैं, वो बनते किसके द्वारा हैं? बनते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके। समझ में आ गया? इसमें नाभिक टूटते या जुड़ते हैं, इन्हें नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, इन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब रासायनिक अभिक्रियाओं पे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थों का संगठन, गुणों की संरचना में परिवर्तन हो जाए उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी उसका संगठन टूट जाए और उसके गुणों में परिवर्तन आ जाए, उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें पदार्थों का संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन हो जाए, गुण में परिवर्तन हो जाए, संरचना में परिवर्तन हो जाए, ऐसी अभिक्रियाओं को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जिंक ऑक्साइड ZnO जिसका सूत्र है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में जब डाला जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो जिंक सल्फेट बनता है और जल बनता है। यहाँ पे आप देख रहे थे एक जिंक ऑक्साइड था, इसकी संरचना में परिवर्तन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट था,
या सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं। तो ये जिंक और सल्फेट मिलके जिंक सल्फेट बन गए और जल का ये हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलके जल बन गए। तो ये कहलाएगी रासायनिक अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल आपने देख लिया। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई उसको हमने प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? बहुत ईजी है इसकी परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को, अर्थात उसको प्रतीकों में निरूपित कर दिया जाए, प्रतीकों में के द्वारा उसको व्यक्त कर दिया जाए, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल है आपका मैग्नीशियम रिबन का जलना। मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन पहले सब इसे समझ लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरह से जलता है, उसको देख लीजिए। देखिए मैग्नीशियम का एक रिबन लिया गया है और इसको एक स्पैचुला के द्वारा पकड़ के इसको जलाया जा रहा है। देखो इतनी कितनी तेजी के साथ जलने लगता है, बहुत सारी इसमें से ऊष्मा निकलती है और अब ये सफ़ेद रंग का एक वो रह जाता है। ठीक है, तो ये राख बन जाती है सफ़ेद रंग की। तो यही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बना था उसमें? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो सफ़ेद रंग की जो राख जैसी थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी, वो मैग्नीशियम का रिबन था। और जब भी कोई चीज़ जलाते हैं तो इसका मतलब होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो इस मैग्नीशियम रिबन का जलना, अर्थात मैग्नीशियम को हम क्या कर रहे हैं? जला रहे हैं। जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया कर रही है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। ये क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया को हमने क्या कर दिया? इसको प्रतीकों में निरूपित कर दिया, इसको प्रतीक के रूप में लिख दिया। ये मैग्नीशियम लिख दिया, ये ऑक्सीजन लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसे कहते हैं क्या? रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे इसको? रासायनिक समीकरण। अब इसमें एक बात देख लीजिए, ये मैग्नीशियम का वायर आपने देखा था। मैग्नीशियम का जो वायर होता है, अभी आपने देखा था जलता हुआ। जब मैग्नीशियम का वायर जलता है तो उससे पहले मैग्नीशियम का ये रिबन का मतलब फीता होता है इस तरह से। अब इसको ये रखा रहता है हवा में, तो ये वायु के संपर्क में आता है और ये मैग्नीशियम है। तो ये मैग्नीशियम का टुकड़ा हवा के संपर्क में रहता है। देखिए ये तो जलता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, एक बार देख लीजिए दोबारा से कि किस तरह से जलाया जाता है। चलिए, जब इसको वायु में जलाते हैं मैग्नीशियम के टुकड़े को, तो इसके जलाते भी नहीं है, या मैग्नीशियम का टुकड़ा अगर रखा रहता है तो इसके ऊपर क्या होता है? ये हवा से, जो वायुमंडल में हवा है ना, हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से क्रिया करके ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से, हवा वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके इसके ऊपर एक परत जम जाती है। इसके ऊपर क्या जम जाती है? परत। मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये परत जम जाएगी। अगर बहुत दिनों तक रखा रहा, अगर आपने किसी तरीके से इसको किसी में बंद करके नहीं रखा गया है, तो इसके ऊपर एक परत जैसी जम जाएगी। अब अगर आप इसको जलाओगे तो ये जलेगा नहीं। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या जम रही है? परत। अब इसको ये परत हटानी पड़ेगी हमें जलाने के लिए। तो क्या करते हैं कि रेगमाल से, किसको? रेगमाल जानते हैं आप? किसी चीज़ को साफ करते हैं तो रेगमाल से इसको रगड़ रगड़ के क्या कर देते हैं? साफ कर देते हैं। इसको साफ कर दिया तो रेगमाल से रगड़ के साफ कर दिया, और उसके बाद में जब इसको जलाएंगे तो ये इसके ऊपर जो परत थी वो हट गई। ये वाली जो परत थी क्या कर देते हैं? इसको हटा देते हैं, इस परत को। इस तरह से इसकी जो परत थी ये परत हट जाती है और इस तरह से वो रह जाता है। अब हम इसको जलाएंगे, इसके ऊपर जो रेगमाल से रगड़ के इस तरह से हो गया। अब उसके बाद में जला लेंगे तो जल जाएगा वो। तो उसमें पेपर में आता है कि
मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पूर्व रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है? तो क्यों किया जाता है बताइए? रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है? तो आप बताएंगे कि मैग्नीशियम का रिबन वायुमंडल में होते हैं ना, हवा में, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए क्या करते हैं? रेगमाल से इसको साफ किया जाता है। लिख दोगे कि नहीं? लिख दोगे ना? बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए, ये समझ लिया आपने कि उसको क्यों साफ करते हैं, ये आपने अच्छी तरीके से सीख लिया। अब आराम से आप जब भी पेपर में आएगा आप आसानी के साथ लिख देंगे। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है। अब हमने इसको क्या लिखा था? शब्दों में लिखा था। इस मैग्नीशियम का जलना हमने किस में लिख दिया? शब्दों के द्वारा। ये क्या है? मैग्नीशियम शब्द है, ऑक्सीजन शब्द है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस समीकरण को कहते हैं हम, क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। क्या कहेंगे इसको? शब्द, ये हो गया शब्द समीकरण। शब्द समीकरण, ठीक है। इस अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है शब्द समीकरण। अब इस शब्द को अब यहाँ पे लिख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमारे पास इनके प्रतीक हों, मैग्नीशियम का हो, कोई ऑक्सीजन का हो और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो, तो अगर हम इसको प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दें तो देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, गलत है, गलत लिख दिया ये मैग्नीशियम का हो गया Mg प्लस ऑक्सीजन का O2 हो गया और ये बन गया MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने लिख दिया Mg। तो ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? जब शब्दों के माध्यम से, देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को जब प्रतीकों के रूप में उसको निरूपित कर दिया जाता है, किसको? रासायनिक अभिक्रिया को। जब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों में व्यक्त करते हैं तो उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे, और यहाँ पे हमने देखा था शब्दों के माध्यम से किया था तो इसको कह दिया था शब्द समीकरण। और जब इसको प्रतीकों और तत्वों के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षेप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रतीकों, तत्वों की, ये गलत लिख दिया है, प्रतीकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तत्वों के रूप में, ये तत्व है, ये यौगिक है, ये हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, ये भी क्या है? ऑक्सीजन का यौगिक, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक यौगिक बन जाता है। तो कहने का मतलब है हमने इसको क्या किस में व्यक्त कर दिया? प्रतीकों में। ठीक है, ये मैग्नीशियम को प्रतीक में व्यक्त कर दिया, ऑक्सीजन को, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? चलिए, अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे लिखा जाता है वो देखिए। अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकारकों को समीकरण के, जो अभिकारक बताया था, मैंने बताया था कि एक तो अभिकारक होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जिनमें परिवर्तन होता है, और जो बनते हैं उन्हें कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं उनको? उत्पाद। ठीक है, तो देखिए, ये कह रहे हैं कि बाईं और दाईं आप जानते ही होंगे, लेफ्ट हैंड की साइड में, लेफ्ट हैंड में LHS, लेफ्ट हैंड साइड में, यानी बाईं ओर तो लिखा जाता है अभिकारकों को। किनको? अभिकारकों को। तो ये हो गए अभिकारक। क्या है? अभिकारक। अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? बाईं ओर। ठीक है, अच्छा, आगे क्रिया से प्राप्त उत्पादों को, अब इसमें से इन दोनों से मिलके क्या बन रहा था? ये फेरस सल्फेट बन रहा था, कॉपर बन रहा था। ये दाईं ओर है, ये LHS, और ये हो गया राइट हैंड साइड, यानी सीधे हाथ की तरफ। सीधे हाथ या दाईं ओर वो लिखे जाते हैं उत्पाद। ये हैं अभिकारक और ये हैं उत्पाद, यानी जो बन रहे हैं।
ये उत्पाद हो गए। और अगर एक से अधिक हो, यानी यहाँ पे 2 हैं, तो इनके बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, प्लस का चिन्ह। ऐसे ही उत्पाद भी अगर एक से अधिक होते हैं तो उनके बीच में भी क्या लगा दिया जाता है, प्लस का चिन्ह। समझ में आ गया। अगर अभिकारक एक से अधिक हों तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह, यदि उत्पाद एक से अधिक हों तो प्लस में का चिन्ह, अगर और भी बनता तो और भी प्लस लगा देते। ठीक है, चलिए। इनके बीच में, अभिकारकों और उत्पादों के बीच में ये तीर का निशान लगा रहे हैं, ये तीर का निशान लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बन जाता है रासायनिक समीकरण। तो अब ये जो समीकरण बना है इसे कहते हैं ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं इसको, ढांचा समीकरण। अब इसको ढांचा क्यों कहते हैं भाई, देखिए आपने क्या किया, आपने ईंट और सीमेंट वगैरह से दीवारें खड़ी कर दी, आपने मकान की दीवारें खड़ा कर दी और उस पर लेंटर डलवा दिया, तो क्या आप उसमें रह सकते हैं, नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि उसमें अभी लाइट की फिटिंग होगी, पानी की फिटिंग होगी, ठीक है, बहुत सारे क्या नाम है उसमें मार्बल्स वगैरह लगाई जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी उसमें फिटिंग होगी, उसमें पेंट होगा, तो वो तब घर कहलाएगा जब उसमें रहने के लिए लोग रह सकते हैं। अभी तो क्या कर दिया आपने, केवल दीवारें खड़ी कर दी हैं, तो दीवारों को खड़ा करना ही कहते हैं ढांचा। क्या कहते हैं कि अभी तो ढांचा बना है, तो ऐसे ही ये समीकरण का क्या बना है, ढांचा। अभी तो केवल हमने अभिकारकों को लिख दिया है, उत्पादों को लिख दिया है, उनके अभिकारक एक से अधिक थे तो इसलिए उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया है, और अभिकारकों और उत्पादों को अलग अलग करने के लिए उनके बीच में एरो का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस तरह के समीकरण को कहते हैं ढांचा समीकरण। जैसे देखिए अभिक्रिया में अभिकारकों उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम के परमाणु कितने हैं, एक, एक, ठीक है। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, दो, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक। तो यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे एक नहीं हो सकता, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण में ये पढ़ा है कि ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है। तो जब नष्ट नहीं हुआ तो ये चला कहाँ से गया, यहाँ दो थे यहाँ पे एक कैसे रह गया। तो ये चूंकि ये बराबर नहीं है, इसीलिए इस समीकरण को कहा जाता है ढांचा समीकरण। क्या कहते हैं, ढांचा समीकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारकों, ये अभिकारक हैं और ये अभिकारक हैं, अभिकारकों में प्रत्येक परमाणु की संख्या है ना, और उत्पादों में प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए इसमें देखिए कितना है, mg कितना है, यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपने 2 लिख दिया तो यहाँ मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम के कितने हो गए, 2, और 2 का ये मतलब है इसका mg में भी गुणा हो रहा है और o में भी गुणा हो रहा है ना। अगर यहाँ पे हमने लिखा है 2, इसका मतलब है कि mg में भी 2 का गुणा और o में भी 2 का गुणा। तो यहाँ पे देखिए 2 mg 2 mg 2o, और यहाँ पे भी 2 का इसमें o में गुणा हो रहा है, तो इसलिए इस समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें दोनों ही ओर अभिकारकों में और उत्पादों में प्रत्येक परमाणु के संख्या समान हो जाए, उसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्लियर। अब देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो करना आना ही चाहिए, पेपर में करने के लिए आएगा, 4 नंबर के ये मिलेंगे आपको। एक समीकरण दिया होगा उसको आपको संतुलित करना होगा। तो इसे कहते किसे, रासायनिक समीकरणों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर बनाने की प्रक्रिया, उसको बराबर किस तरह से बनाया जा रहा है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं समीकरण संतुलित करना। ठीक है, अच्छा चलिए अब होता कैसे है ये समीकरण संतुलित करने की विधि क्या है। समीकरण को संतुलित करने में अनुमान विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल, अनुमान विधि का प्रयोग करते हैं। हालांकि और भी विधियां हैं, लेकिन हमें यहाँ पर केवल अनुमान विधि से ही काम चलाना है। ठीक है, वो कैसे है देखिए। अब देखिए अनुमान विधि, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। करते क्या हैं, प्रत्येक समीकरण को, अब देखिए इसकी स्टेप हैं, आपको स्टेप सीखने हैं।
प्रत्येक समीकरण को, जो समीकरण है जो भी दिया है आपको, लोहा जल से, जल नहीं यहाँ पे वाष्प होगी, है ना, लोहा भाप के साथ क्रिया करता है तो ये बनाता है आयरन ऑक्साइड और बनता है हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, पहले बार क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिख लिया, उसके बाद में इसको यहाँ पर कोष्टकों में बंद कर देते हैं। तो सभी को, जितने भी हमारे चाहे वो अभिकारक हैं चाहे उत्पाद हैं, उनको क्या कर दिया, कोष्टकों में बंद कर दिया। कोष्टकों में क्यों बंद कर दिया, कोष्टकों में बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना है, कोष्टक के अंदर कुछ नहीं लिखना है। हमें समान बनाने के लिए हमें जो भी संख्या लिखनी पड़ेगी वो इसके आगे लिखनी पड़ेगी, अर्थात इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो जाए, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, अब क्या करते हैं, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, बाईं ओर की संख्या तथा दाईं ओर की संख्या एक सारणी में लिख देते हैं। तो इस तरह से एक सारणी बना ली, उसमें लिख दिया हमने परमाणुओं की संख्या, और उसमें हमने यहाँ पे लिख लिए तत्व, जो जो तत्व इसमें यूज हो रहे होंगे। जैसे एक तो लोहा है, ये हमने लिख लिया, इसमें हाइड्रोजन है, यहाँ लिख ली हमने। यहाँ पे केवल वही लिखेंगे, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या को नहीं लिखेंगे, केवल तत्वों का प्रतीक लिखेंगे। ठीक है, तत्वों के प्रतीक। यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ लिख ली, यानी जितने भी इसमें यूज हुए होंगे तत्व, उन सभी को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे ये बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब है ये वाले, ये बाएं हैं और ये दाईं ओर है। तो बाईं ओर में जितने भी तत्वों के परमाणु हैं उनको इसमें एक जो सारणी है उसमें लिख लेते हैं। देखिए, जैसे लोहा है, इसमें एक बाईं ओर, तो बाईं ओर हमने Fe के सामने लिख दिया एक। ठीक है, और दाईं ओर देखिए, दाईं ओर Fe कितना है, 3, ये 3 दिख रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3। क्लियर। अब हाइड्रोजन पे आइए, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं आप, 2, तो हाइड्रोजन हमने लिख दिया यहाँ पे 2। और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ भी 2 लिख दिया हमने। अब हमारा क्या रह जाता है, ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, तो यहाँ पे बाईं ओर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ कितने की गुणा हो रहा है, 4 का, यहाँ पे 4। तो हमने ये एक टेबल बना दी, इस तरह से टेबल आप बना लेंगे आसानी के साथ। परमाणुओं की संख्या बाएं पक्ष में, लेफ्ट हैंड में साइड में कितनी है तत्वों की संख्या, और राइट हैंड में कितनी तत्वों की संख्या है वो यहाँ पे, और यहाँ पे तत्व लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, अब क्या करते हैं, तीसरे में सर्वप्रथम उन परमाणुओं की संख्या को बॉक्स के आगे गुणा करके, ये गुणा गलत लिखा है, गुणा करके बराबर करते हैं जिनमें सबसे अधिक अंतर होता है। जैसे देखिए, अब आपको अभी इससे पहले लिखा था हमने 1 2 3, चलो उसको लिख ही दे रहे हैं। यहाँ पर इसका 1 और दिख रहा है आपको, दूसरा कलर लें, ये दिख जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हमने ले लिया 1, एक दिख रहा है, चलो। और इसमें Fe का 1 बाएं पक्ष में, और यहाँ पे 3, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन के 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 4। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि पहले इनमें अंतर देखते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर कितना है। यानी ये तो दोनों बराबर हैं, हमें ये करना है, Fe को बराबर करना है और O को बराबर करना है। तो अंतर इसमें 4 में से घटाएंगे 3, और यहाँ पे 3 में से घटाएंगे 2, तो इनमें अंतर ज़्यादा है ऑक्सीजन में। देख पा रहे हैं आप, ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 4 का गुणा, गुणा करके ही बराबर करना है, जोड़ना नहीं है, हमें गुणा करके बराबर करना है। तो 4 एकम 4, तो हमने ऑक्सीजन के बाएं पक्ष में 4 का गुणा किया है। बायां पक्ष ये ना, ये बायां पक्ष ये है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का बायां पक्ष में 4 का गुणा किया है, अर्थात इस वाले, ये ऑक्सीजन हमारा ये है। ऑक्सीजन अकेला नहीं है, अकेला होता तो अकेला कर देते, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी साथ में। तो जब हम ऑक्सीजन में 4 का गुणा करेंगे तो अपने आप इसमें हाइड्रोजन में भी हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन में हमने गुणा करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें लिखना है 4 लिख दिया। तो अब हमने 4 का ऑक्सीजन में तो गुणा हो गया, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन में भी हो गया बाएं पक्ष में।
तो हाइड्रोजन में भी यहाँ पे ये अपने आप हो गया, हमने नहीं किया है, ये तो अपने आप हो गया है। हो गया, क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया 4 दूनी 8। अब ये तो हमारे बराबर हो गए, ऑक्सीजन तो हमने कर दिया बराबर, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। लेकिन समस्या ये हो गई कि यहाँ पर अंतर आ गया, यहाँ पे 8 हैं और यहाँ पे 2 हैं। तो यहाँ इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे आप, इसमें कितने का गुणा होगा, इसमें गुणा होगा 4 का, 4 का गुणा, 4 किस में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के दाएं पक्ष में 4 का गुणा, हाइड्रोजन का दाएं पक्ष ये रहा, हाइड्रोजन का दायां पक्ष ये रहा और इसमें 4 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पे आप 4 का गुणा कर दीजिए, कर दिया, ठीक है। अब ये 4 दूनी 8 ये भी हो गए, तो ये बराबर और ये बराबर। अब क्या रह गया हमारा, अब रह गया हमारा एफ ई यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, कितने का गुणा कर दें इसमें गुणा कर दीजिए 3 का, यानी एफ ई के बाएं पक्ष में हमें 3 का गुणा करना है, एफ ई के बाएं पक्ष में 3 का गुणा, ये रहा, इसमें 3 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर दिया तो यहाँ 3 हो गया। अब ये भी बराबर हो गए। इस तरह से आप देखिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो इस तरह से ये समीकरण पूरा क्या हो जाएगा, संतुलित। अब इसको हम, ये जो हमने कोष्टक लगाया था, अब हम इस कोष्टक को हटा देते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देखिए यहीं पे लिखूँ, चलिए यहीं देख लीजिए, यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O H2। तो ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित, ठीक है। ये अब बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी बताया था आपको, यहाँ पे 3 हुआ था, यहाँ पे 4 हुआ था और यहाँ पे 4 हुआ था। इस तरह से ये समीकरण संतुलित। इसी प्रकार सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर लिया जाता है, जैसे हमने किया था, ठीक है। अच्छा, अभिकारकों, हाँ, अब उसके बाद में है अभिकारकों एवं उत्पादकों के साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख दी जाती हैं। अर्थात जैसे ये है, इसको और भी ज़्यादा सटीक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3Fe। अब देखिए, अब इसकी भौतिक अवस्थाएं, ये किस अवस्था में है, ये अवस्था में है ठोस अवस्था में। तो ठोस से देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठोस अवस्था में तो इसको लिख देते हैं सॉलिड, सॉलिड से को एस। और किसी की द्रव अवस्था होती है, द्रव, इसको कहते हैं लिक्विड, LIQUID, तो L लिख देते हैं लिक्विड हो। तो गैस हो कोई, इसको गैस से लिखते हैं गैस, तो यहाँ पे G लिख देते हैं। और अगर कोई ठोस किसी जल में घुला है तो उसको कहते हैं इसे कहते हैं जलीय ठोस, जलीय ठोस, यानी ठोस को जल में घोला जाता है तो एक्वस, AQUAS स्पेलिंग देख लेना, एक्वस AQ लिख देते हैं, AQ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से SLG या AQ, ठीक है। देखिए, तो लोहा क्या होता है, ठोस होता है, इसलिए इसको यहाँ S लिख देंगे, प्लस ये जल क्या होता है, 4H2O, ये लिक्विड होता है, इसलिए L लिख दो। ये Fe3O4, अगर ये जलीय फॉर्म में हो तो AQ लिख देंगे, अगर ये ठोस होगा तो S में लिख देंगे, ठीक है। पानी में अगर घुला हुआ है तो ये एक्वस हो गया, और प्लस हाइड्रोजन H2O4, और ये गैस है तो इसलिए गैस लिख दिया। इसलिए ऐसे हम उसकी
भौतिक अवस्थाओं को भी इसके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं कि कुछ परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, दाम, दाम नहीं दाब है यहाँ पे, दाब, उत्प्रेरक को तीर के ऊपर लिख देते हैं। जैसे अगर कोई यहाँ पे किसी चीज को गर्म करके किया जाता, जैसे अभी उसमें बताया था आपको PbNO3 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे जब इसको गर्म कर देते तो यहाँ पे गर्म लिख दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको ये ताप दिखा दिया। अगर वो किस दाब पे हो रहा है तो यहाँ दाब लिख दिया जाता, या यहाँ पे कोई ऐसा होता जो ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है लेकिन रासायनिक क्रिया की दर को घटा या बढ़ा रहा है, तो उसको कहते थे उत्प्रेरक। तो यहाँ उत्प्रेरक भी लिख दिया जाता है तीर के ऊपर। तो हमें पता चल जाता है कि अभी अगर हमने इसको यहाँ पे लिख दिया PbO प्लस NO2 और प्लस O2, तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जब हम इसको गर्म करते हैं तब ये चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें और भी समीकरण को व्यापक बना सकते हैं और भी ज़्यादा सूचनात्मक बना सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ हो रही है। अब देखिए कुछ आपको रासायनिक समीकरण हैं जिनको सॉल्व करना, किस तरह से आप उसको संतुलित करते हैं, वो हमें करके सीखना है औरों को। देखिए, तो पहले मैंने बताया था कि हमें क्या कर लेना है, पहले तो हम इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं, MnO2 ये कोष्टक में बंद कर लिया, प्लस HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। पहले तो हम इसको कोष्टक में बंद कर लेते हैं और तत्व होते हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो Mn है तो आप Mn लिख लीजिए, Mn। ठीक है, दूसरा क्या है, O है, तीसरा क्या है, H है, नेक्स्ट क्या है, Cl है। इतने तत्व हैं, जितने भी तत्व हो आप उनको सभी को लिख लीजिए। अब इसमें कितना Mn कितना है, 1, बाईं ओर इतना 1 है, और यहाँ पे भी दाईं ओर कितना है, यहाँ पे भी 1 है। O कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे O कितना है, 1, यहाँ पे H कितना है, 1, लेकिन यहाँ कितना है H, 2, यहाँ पे Cl कितना है, 1, और यहाँ पे Cl कितना है, Cl यहाँ पे 2 जगह पे 2 2 हैं, तो हम अलग अलग लिख देंगे। यहाँ पे एक जगह तो यहाँ है और एक यहाँ पे। अगर आपको दो चीज़ 2 बार दी हो तो आप इनको ऐसे अलग लिख देंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपने इनको जोड़ के लिख दिया तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, तो इसलिए आपको जितनी बार हो उसको ऐसे ही अलग अलग, एक ही तत्व 2 बार दिया है तो उसको 2 बार अलग अलग हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इस तरह से यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब ये हमारा ये संतुलित सबसे ज़्यादा ये 4 हैं और 1 है, तो इसमें ये 4 करने के लिए इनको जोड़ देंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें क्या करें, 2 का गुणा, उसमें 4 का गुणा कर दें। Cl के हमने बाएं पक्ष में 4 का गुणा कर दिया, Cl के बाएं पक्ष में हमने 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा हो गया। लेकिन 4 का गुणा Cl में हुआ है लेकिन H में अपने आप हो गया, यानी H में यहाँ पे अपने आप 4 का गुणा हो गया है। यहाँ तो हो गए 4, 4 एकम 4, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएंगे, ये भी हो जाएंगे 4। ठीक है, ये अभी बराबर हो गए हमारे, लेकिन यहाँ पे 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पे 2 ही है, तो हाइड्रोजन के में यहाँ कर देंगे 2 का गुणा। हाइड्रोजन ये रही, हाइड्रोजन ये रहा, इसमें 2 का हमें गुणा करना है तो 2 का गुणा कर दीजिए बाहर, तो 2 का गुणा यहाँ हुआ तो ये होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, अब हमें ऑक्सीजन में,
ऑक्सीजन में हमें यहाँ पे 2 का गुणा करना है, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 हो गया। ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन में नहीं, पहले जब हमने हाइड्रोजन में गुणा किया था 2 का, तो ये ऑक्सीजन में हो गया था अपने आप। देखिए हाइड्रोजन में 2 का गुणा किया था तो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला तो था नहीं, O था, यहाँ पे 2 का पहले से गुणा हो गया, तो ये हो गया 2। और अब ये Mn एक है, ये दोनों ये बराबर, ये और ये बराबर, इस तरह से ये पूरे बराबर हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लिख देंगे MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। इस तरह से ये समीकरण को हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। एक और करके देखिए प्रैक्टिस। यहाँ पे हम लिख लेंगे Ba और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Al, यहाँ पे S और यहाँ पे O। अब इसको क्या करेंगे, वही आपको इसको बदलना है, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। देखिए इसमें घबराना नहीं है, Al2 की 3 संयोजकता होती है, यहाँ पे लगी हुई है, सल्फेट की 2 होती है, यहाँ पे लगी है, तो ये सूत्र बन गया है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से इतना बड़ा सूत्र आ गया। ये आपको संयोजकता ही लिख दी है इसके एक की दूसरे के ऊपर, बस और कुछ नहीं किया है। ये देखिए BaSO4 प्लस AlCl3। अब चलिए यहाँ पे देखिए Ba एक है, एक हमने लिख दिया, Ba इधर भी एक है, यहाँ पे भी लिख दिया, Cl यहाँ पे 2 है, Cl 2 लिख दिया, यहाँ पे Cl कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे Al 2 है, 2 लिख दिया, यहाँ पे Al 1 है, 1 लिख दिया। यहाँ पे देखिए अब इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 का, ये कोष्ठक में अंदर है तो इसका मतलब 3 का गुणा S में हो रहा है, तो यहाँ पे S 3 है भाई साहब, ध्यान रखना, और यहाँ पे S है 1। अब यहाँ पे 3 का गुणा 4 में भी होगा, 3 चौका 12, O 12 हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे O कितना है, O यहाँ पे 4 है। अब सबसे पहले हमें संतुलित करना है, तो बताया था कि इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे 12 हैं, इसमें गुणा करेंगे कितने का, 3 का कर दो सीधा सीधा। तो ऑक्सीजन के दाएं पक्ष में आपको 3 का गुणा करना है, ऑक्सीजन का दाएं पक्ष, ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन के दाएं पक्ष में 3 का गुणा। लेकिन भाई साहब इसमें हमने तो O में किया था, लेकिन यहाँ S में भी हो गया 3 का और B में भी हो गया अपने आप, तो B में हो गया 3 का, तो करना पड़ेगा हमें 3, और किस में हो गया, S में हो गया, तो S में भी करिए 3। हमने कर रहे थे, ये साइड इफेक्ट हैं, ये तो हम कर रहे थे O में, लेकिन O के साथ ये चीज़ें और हैं तो इसमें भी अपने आप हो जाता है। तो चलिए, तो ये तो हो गए 12, ये 12 और ये भी 4 तिया 12, ये दोनों बराबर। अब S भी बराबर हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी हो गए 3, तो S भी बराबर होगा भाई साहब। अब यहाँ पे देखिए इसको बराबर करने के लिए 3 इसमें जोड़ेंगे, कुछ नहीं, इसमें गुणा करते हैं, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे तो करना पड़ेगा हमें 3 का गुणा, यानी Cl के बाएं पक्ष में, Cl का बायां पक्ष कहाँ है, Cl का बायां पक्ष ये रहा, इसमें गुणा करना है हमने 3 का, लेकिन Cl के साथ ही Ba में भी हो गया, कर दीजिए Ba में, यहाँ पे हो गया 3 का, कोई बात नहीं, ठीक है, हमारे लिए फ़ायदामंद है। तो ये हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ पे भी हमें 6 करना पड़ेगा, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, यानी Cl के दाएं पक्ष में, Cl का दायां पक्ष कहाँ है, Cl का दायां पक्ष ये रहा, तो इसमें 2 का गुणा कर, तो 2 का गुणा, लेकिन L में भी हो गया, लेकिन कर दो कोई बात नहीं, यहाँ भी हमें ज़रूरत थी। तो ये कितना हो गया 3 एकम 3, और यहाँ पे भी हो गया 3 एकम 3, यहाँ पे 2, और ये भी हो गए हमारे 2, और ये यहाँ है 6, तो ये 6 और ये 6, ये 3 और ये 3, और ये 2 और ये 2, 3 3 बराबर है। अब ये हो गया, अब इसको लिख देंगे हम इस तरह से 3
BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इस तरह से समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, एक और है, और देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे दे दिए आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे N लिखो, यहाँ पे O लिखो, यहाँ पे Ca लिखो, फिर यहाँ पे O है वो हम लिख चुके हैं पहले, और H है वो भी हम पहले लिख चुके हैं। ये तत्व, जितने तत्व होते हैं उतनी एक एक बार ही लिखते हैं, ज़्यादा बार नहीं लिखते। ठीक है, यहाँ पे H एक है, यहाँ पे आपने एक बाएं में लिख दिया। ठीक है, यहाँ H2 है, 2 लिख दिया आपने। यहाँ पे N कितना है, 1 है, N यहाँ लिख दिया आपने। यहाँ पे देखिए N का इसमें 2 का इसमें गुणा हो रहा है अंदर, तो ये यहाँ पे हो गए 2। O यहाँ पे इस वाले में तो 3 है, तो यहाँ पे आप एक बार तो 3 लिख लीजिए। ठीक है, अब इस वाले में कितने हैं, O 2 का गुणा हो रहा है भाई साहब इसमें, 2 का, तो 2 हो गए O, तो यहाँ पे 2 लिख दो। और H कितना है, ये भी 2 H है, वो तो H एक था, यानी एक बार तो यहाँ H हमने लिख दिया 1, लेकिन यहाँ पे 2 और हैं, तो 2 यहाँ पे अलग लिख दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आपने लिख दिए थे Ca यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, 1 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन देखिए 3 दूनी 6, 2 का गुणा इसमें हो रहा है, तो ये हमने 2 कहाँ से लिख दिए हैं। चलो दोबारा से लिखते हैं इधर, ये Ca1, तो यहाँ पे Ca1, N कितना है, 2 का इसमें गुणा हो रहा है, तो N2, और O का इसमें कितना हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे, और H कितना है इधर, H है यहाँ पे 2, 2, और O कितना है यहाँ पे, O 1 और है, O 1। अच्छा, चलिए अब करिए। अब आपको करना है H यहाँ पे 2, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे हम 2 का गुणा कर देंगे H करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए H को ही पहले संतुलित करते हैं, H यहाँ पे हम कर दें पहले वाले में जहाँ H है, यहाँ पे 2 का गुणा, पहले तो इसको लिखना भी है हमें, HNO3 कोष्टक प्लस CaOH का होल ट्वाइस कोष्टक इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस, ये भी कोष्टक में, प्लस H2। चलिए पहले इसको करते हैं हम, यहाँ पे 2 का गुणा कर लें हम, यहाँ पे हमने बाएं पक्ष में 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 2 का कर दिया, अब ये 4 हो जाएंगे, यहाँ 2 भी कर लेंगे, लेकिन 2 का H में किया है तो 2 का N में भी हो गया है भाई साहब, N का 2 में हो गया, तो यहाँ कर दो 2 में। और क्या है O, ये जो 3 था पहला वाला O, उसमें भी 2 का गुणा हो गया है, 2 कर दो, इतना हो गया इससे। तो इससे अब हमारा इसे बराबर करने के लिए हमें H के दाएं पक्ष में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। H के दाएं पक्ष में H ये रहा, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, H के दाएं पक्ष में गुणा कर दिया 2 का, तो ये हो गया 4, और ये अब हमारा 2 और 2 4 हो जाएगा, ये भी हो गया 4।
तो ये हो गए दोनों H बराबर हो गए हमारे 4। लेकिन H में किया है, लेकिन O में और हमारा 2 का गुणा हो गया। जो दूसरा वाला O है इसमें भी 2 का गुणा हो गया, तो ये अब हो गए 2। 2 और 6 8, और ये हमारे 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी इसमें मिस्टेक रहेगी, इसमें दोबारा से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6, ये 6, ये 2 और होंगे। 2 का मतलब 8, 8 आ नहीं सकता यहाँ से, फिर क्या करना पड़ेगा। ओ हमारा, हाँ यहाँ पे भी तो है हमारी 2, ये ओ कहाँ चला गया। 3, यहाँ पे 2 और भी तो है, 2, 6 2 8 और 6 2 8 हो गया। ये 2 2 हो गया भाई साहब, ये 2 कम 2, और ये 6 और प्लस 2 बराबर हो गया 8। ये हमने लिख नहीं पाया था 2, ये वाला ये जो है H, यहाँ O है ना, ये इसमें ये रहा O, ये वाला 2 नहीं लिखा था हमने। 8, और ये भी हो गया 2 और 6 8, ये 1 है। इस तरह से संतुलित हो जाता है। 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। ठीक है, इस तरह से ये, इसी तरीके से आप इन दोनों को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, और ये कुछ इसमें रासायनिक समीकरण को और भी सूचनात्मक बनाने के लिए उसमें कुछ चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, जिसके कारण और भी सूचनात्मक रासायनिक समीकरण बन सकता है। तो उसमें क्या क्या हम जोड़ते हैं, जैसा कि मैंने इससे पूर्व में बताया था आपको कि गैस अगर होता है, कोई अभिकारक या उत्पाद गैस होता है, तो हम उसको G से प्रदर्शित कर देते हैं, और G लिख के हम उसको दिखा सकते हैं, जिससे पता चल जाता है। जैसे देखिए इसको कार्बन, तो ये कार्बन क्या है, सॉलिड स्टेट में है, यानी ठोस अवस्था में है, तो इसको S लिख देंगे ऐसे। प्लस इसमें हम ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, तो G लिख लेते हैं, और इस तरह से यहाँ पे बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे ये भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो इसको यहाँ पे G से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको और भी सूचनात्मक बना सकते हैं, और भी ऐसा सुगम बना सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक सूचनाएं प्राप्त हो जाएं। जैसे अगर ये यहाँ पे लिखा रहेगा, इसके सामने इसकी अगर अवस्थाएं लिखी होंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कार्बन किस अवस्था में है। ठीक है, तो जैसे जिस तरह से देखिए, अगर हम जैसे लोहा है Fe प्लस यहाँ पे H2O, अगर हम ये खाली इसको H2O लिख दें, तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये लोहा किस तरह से जल से क्रिया करता है, क्योंकि लोहे को अगर जल में डालते हैं तो क्रिया तो करता नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पे उसको G लिख दें, अर्थात ये वाष्प रूप में है, ये जो है गैस के रूप में है, तो गैस के रूप में जल क्या होता है, वाष्प कहते हैं इसको। अगर यहाँ पे G लिखा रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाष्प से क्रिया करनी है लोहे को। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसको सूचनात्मक बनाने के लिए, यानी कि ज़्यादा सूचनाएं मिल जाएं, ऐसा बनाने के लिए हम इसके ऊपर इसके साथ में इसकी अवस्थाओं को भी लिख देते हैं। तो जब गैस अगर कोई हो प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, तो हम उसको G लिख देते हैं। द्रव हो तो उसके आगे L लिख दिया जाता है। अगर वहीं जलीय द्रव है, अर्थात तो किसी ठोस को किसी जल में घोला गया है, तो इस तरह से बनी हुई संरचना होती है, उसको AQ से प्रदर्शित कर दिया जाता है, एक्वस। और अगर कोई ठोस है तो उसको S से लिख दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पता चल जाता है कि कौन सी अवस्था में है पदार्थ। ठीक है, और देखिए इसके ऊपर जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, यहाँ पर ऐसे
अगर कोई अभिक्रिया संपन्न हो रही है 340 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे 340 डिग्री सेल्सियस अगर हम लिख देंगे पहले से, तो हमें बड़ी आसानी होगी कि उन पदार्थों को हम 340 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, है ना। फिर ये नहीं हमें चिंता करने की ज़रूरत है कि ये कितने टेम्परेचर पर होगी, अगर यहाँ पे टेम्परेचर लिखा जाता है तो। इसी तरीके से दाब कितना किसी के लिए ज़रूरत होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसको ये 1 वायुमंडलीय दाब या 2 वायुमंडलीय दाब, तो इस तरह से वायुमंडलीय दाब लिख के भी इसको और भी सूचनात्मक बनाया जा सकता है। इसी तरीके से किसी उत्प्रेरक की उस उपस्थिति को भी तीर के ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे कोई उत्प्रेरक है निकिल Ni, तो यहाँ पे निकिल लिख दिया जाएगा। या किसी के अभिक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सूर्य का प्रकाश। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये तीर के ऊपर या नीचे इन चीज़ों को लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है गैसीय अवस्था के लिए। अगर कोई गैस है तो हमने अभी तो यहाँ पे लिखा था, ये इस तरह से यहाँ पे जी लिखा था, और अगर हम इसको जी न लिख के हम यहाँ पे इसको अगर ऐसा चिन्ह भी लगा दें, इस तरह से चिन्ह लगा दें किसी के आगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बनने वाला जो प्रोडक्ट वो क्या है, गैस है। ये गैस बताता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अर्थात ऊपर की तरफ क्या जाती है, गैस ही जाती है। अगर हम इस तरह से चिन्ह को लगा देते हैं तो वो बताता है गैसीय अवस्था। इसी तरीके से अगर नीचे की तरफ अगर कोई चिन्ह रहेगा किसी का, तो इसका मतलब है जैसे बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4, ठीक है। एक क्रिया के दौरान एक बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की जब अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट बनता है। तो ये अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब उसमें घुल जाता, उसमें नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप होता है। तो उसके लिए हम इस तरह के तीर का निशान इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरह से लगा दिया जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये अवक्षेप है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई जैसे लोहा है, लोहा अगर अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, वो किस अम्ल के साथ कर रहा है, जैसे तनु अम्ल है तो यहाँ पे DIL लिख देंगे, DIL-HCl यानी डाइल्यूट HCl। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे सांद्र हमें इस्तेमाल करना है तो CONS लिख देंगे। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये सांद्र अम्ल के साथ क्रिया है और ये तनु अम्ल के साथ। तो उसको भी दिखाने के लिए हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे ये जो हमारा समीकरण है वो अधिक प्रभावशाली बन जाता है, अधिक सूचनात्मक बन जाता है। इससे हमें ज़्यादा सूचना प्राप्त हो जाती है, ठीक है। चलिए अब देखिए रासायनिक समीकरणों से हमें क्या क्या चीज़ ज्ञात हो सकती है। तो देखिए सब, जैसे अभी एक समीकरण बहुत ही ईजी, वही बता रहा हूँ मैं बार बार आपको, C+O2 = CO2। तो इस समीकरण से हमें ये पता चल रहा है कि इसमें अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं। एक तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। एक तो ये पता चल गया इन पदार्थों के नाम, क्या पता चल गया, ये कार्बन है और ये है ऑक्सीजन। और बन क्या रहा है, बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये पदार्थों के बारे में पता चल गया कि कौन से पदार्थ इस अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं या अभिकारक हैं, और कौन से बन रहे हैं अर्थात उत्पाद हैं। ये हमें पता चल जाता है किससे, रासायनिक समीकरण से, ये पता चल गया। दूसरा, इनके प्रतीक। अब हमें इसके प्रतीक पता चल रहा है कि कार्बन का प्रतीक क्या है, C है। ऑक्सीजन को किससे लिखा गया है, O2 से लिखा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखा गया है, CO2 से लिखा गया है। तो उनके प्रतीकों के बारे में भी पता चल जाता है, और या उनके सूत्रों के बारे में भी पता चल जाता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। तो इस तरह से हमें उनके नाम, प्रतीक और सूत्रों के बारे में पता चल जाता है, किससे, रासायनिक समीकरण से। अब क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं तथा अणुओं की संख्या। इससे यह भी पता चल रहा है कि कितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 2, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, 1 अणु, और ये कार्बन का 1 परमाणु से
क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बन रहा है। अगर इसके सामने यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है और H2O, जब हम इसको संतुलित करते हैं तो 2 यहाँ पे आ जाता है और 2 यहाँ पे आ जाता है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन का एक अणु मिलके जल के 2 अणु बनाते हैं। ठीक है, तो इससे ये पता चल जाता है कि उसमें उस पदार्थ के परमाणुओं और अणुओं की संख्या कितनी कितनी है, इससे पता चल जाता है। ठीक है, तो ये थी कि हमें क्या क्या इससे रासायनिक समीकरण से कौन कौन से तथ्य या हमें कौन कौन सी जानकारियाँ इससे प्राप्त हो सकती हैं। अब देखिए कि रासायनिक समीकरण की कमियाँ क्या हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं, वो उसको भी समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक क्रिया की गति। अब अगर हम यहाँ से इस समीकरण को ऐसे लिख दें, इसकी स्टेट भी लिख दें कि किस अवस्था में है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितनी देर में संपन्न होगी, किस गति से होगी, तीव्र होगी या स्लो होगी। कुछ अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं कि तुरंत ही बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ ऐसी होती हैं जो मंद गति से होती हैं, जैसे भोजन का पाचन है ना, तो भोजन का पाचन काफ़ी समय में हो पाता है, जबकि हम सोडियम को जल में डाल रहे थे तो कितना तेज़ी के साथ रिएक्शन कर रहा था। तो हमें इसके बारे में ये नहीं पता चल पाता समीकरण को देख के कि रासायनिक अभिक्रिया तीव्र गति से होगी या मंद गति से होगी, इससे देख के नहीं पता कर पाएंगे हम। अब दूसरा, क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हमें ये भी नहीं कि ये पूरी क्रिया संपन्न हो गई है, पूरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पूरे परमाणुओं ने अणुओं ने जल के अणु बना लिए हैं, नहीं बनाए हैं, तो ये नहीं पता चलेगा कि क्रिया संपन्न हुई या नहीं हुई या कितने समय में होगी। ठीक है, तीसरा है क्रिया कारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं। अगर हम भौतिक अवस्थाएं यहाँ पे नहीं लिखी हो तो हमें नहीं पता चलेगा, मैंने बताया था आपको कि हमें नहीं पता चलेगा ये कार्बन किस रूप में है, ऑक्सीजन किस रूप में है, या ये जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ये किस रूप में है, ये भी हमें पता नहीं चलता है यदि हम इसकी अवस्थाओं को न लिखें तो। दूसरा है कि इसमें प्रयुक्त उत्प्रेरकों का ज्ञान नहीं कि किन किन उत्प्रेरकों की उस उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होगी, हमें नहीं पता होता। ठीक है, अगर हम उसको लिख के उसके ऊपर लिख दें तब तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम खाली रासायनिक समीकरण को लिख देते हैं तो हमें उत्प्रेरक कौन कौन से इसमें प्रयुक्त होंगे इसके बारे में भी पता नहीं चलता है। इस क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होगी या ऊर्जा उत्पादित होगी, अर्थात इसमें से ऊर्जा निकलेगी या ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये भी नहीं पता चलता। तो इसलिए इसमें ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है या ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ये रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं पता चलता। क्रिया में प्रकाश ध्वनि उत्पन्न होंगे या नहीं, क्रिया कौन सी ऐसी क्रिया है कि जिसमें प्रकाश उत्पन्न होगा, कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ध्वनि उत्पन्न होगी, इसको भी हम किसी रासायनिक समीकरण को देखकर नहीं बता सकते हैं। थैंक यू, आप सभी ने इस वीडियो को पूरे मन से देखा और आशा है कि ये आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।